We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic, socialistic republic, and to secure justice, social, economic and political, ये तीन विषय हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। और आज हमारे बीच न्याय की मूर्ति बैठे हुए हैं के.जी. बालाकृष्णन साहब, हमारा बहुत अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है। आप सभी आगंतुकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो इस तरफ लोग हैं उनका मैं फिर दोबारा से हृदय से अभिनंदन कर रहा हूं। अगले वक्ता के रूप में हमारे इस कार्यक्रम के जनक मैं कहूँगा, उन्होंने कंसीव किया इस कंसेप्ट को, कई जगह गए, कई विद्वत जनों के पास गए, फिर संगठन बनाया, बहुत ठोक बजा के बनाया हुआ इस संगठन को। और इसमें ठोक बजा के बातें होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। मैं IAS ऑफिसर, भारतीय इकोनॉमिक सर्विस के अधिकारी डायरेक्टर श्री के.सी. पिपल साहब से अनुरोध करूँगा कि वो आज के थीम पर प्रकाश डालें। सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए हमारे बीच में न्याय की मूर्ति आज के मुख्य अतिथि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन रहे, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बार मैं सभी से अनुरोध करूंगा तालियों से। साथ ही हमारे डाइस पर उपस्थित सभी वक्तागण और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय R.L. राम साहब, भंडारी साहब, P.I. जोश साहब, रघु ठाकुर साहब, इस संगठन के संरक्षक और फाउंडर, IPS ऑफिसर जो उत्तर प्रदेश से एडिशनल डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड हुए हैं, वो इस संगठन के संरक्षक हैं, उनको मैं साधुवाद देता हूं कि आपका संगठन फल फूल रहा है। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान से आए हुए हक रक्षक दल, जो लोगों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान में, डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मीणा हमारे बीच में पधारे हुए हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे आज के सभा के संचालक IAS ऑफिसर हीरा लाल जी जो मंच पर उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और हमारे शुरू से ही संचालक रहे डॉक्टर सतेंद्र प्रयासी जी का भी स्वागत करते हैं। माननीय चमनलाल जी साहब ने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई थी 11 लोगों की। उसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि देश के विकास के लिए, जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर व्यक्ति का विकास हो, ऐसा कौन सा फॉर्मूला निकाला जाए जिससे देश में एकता भी बढ़े, देश का विकास भी हो, और खाली आर्थिक विकास ही नहीं, सामाजिक विकास भी हो, सामाजिक असमानता भी दूर हो, आर्थिक असमानता भी दूर हो, और राजनीतिक जो अधिकार हमें मिला है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार हमें दिया है, ये मैं समझता हूँ भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। महिलाओं के लिए उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार दे दिया, जिस समय अमेरिका जैसे देश में भी महिलाओं के लिए वोट का अधिकार नहीं मिला था। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो लोग समझते हैं कि वो खाली दलितों के नेता थे, वो दलितों के नेता नहीं थे, वो भारत के सबसे बड़े नेता थे और भारत के सबसे बड़े संविधान निर्माता। जो लोग उनको पढ़ते हैं, उनकी आर्थिक दर्शन को पढ़ते हैं, उनके राजनीतिक दर्शन को पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए हम
शुक्रिया अदा करते हैं, और जो लोग उनको फॉलो करते हैं, उसका मनन करते हैं, उनके मिशन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, वो बहुत ही बड़े हमारे जो है धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ लोकतंत्र के सबसे बड़े संरक्षक हैं। तो मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो 2 चीज़ें अधूरी रह गई थी, उन्होंने वोट का अधिकार, राजनीतिक समानता तो हमें दिलाई, लेकिन आर्थिक समानता और सामाजिक विषमता होने के कारण, आर्थिक असमानता और सामाजिक विषमता होने के कारण उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं ये वोट का अधिकार जिनके लिए दे रहा हूँ, वो लोग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से विपन्न होने के कारण इस अपने वोट का अधिकार अपने हित में नहीं कर पाएंगे। इनके वोट का अधिकार दूसरे लोग प्रयोग करेंगे, जिससे ये जो गैर बराबरी की खाई है ये बरकरार रहेगी। इसलिए इस गैर बराबरी को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? इस देश में जो सरकारें चुन करके आती हैं, इस देश में जो राजनीतिक प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, चाहे वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी के चुने हुए प्रतिनिधि हों, चाहे वो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी चुने हुए प्रतिनिधि हों, ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है इस गैर बराबरी को दूर करने की। लेकिन वो लोग अपने दलों के तो हिमायती हैं, अपने नेताओं के तो शुक्रगुजार हैं, लेकिन जिनसे वोट लेते हैं उनके बिल्कुल भी शुक्रगुजार हमें नजर नहीं आते। ये बड़ी विडंबना की बात है। इसको क्या ये सच्चा लोकतंत्र है? मैं समझता हूं लोकतंत्र तो ये नाम मात्र का लोकतंत्र है। जब तक जनप्रतिनिधि, उस वोटर का प्रतिनिधि जो पार्लियामेंट में चुन करके जाता है, जो विधानसभा में चुन करके जाता है, अगर उनकी बात के लिए, उनके हक की बात नहीं करता है, तो मैं समझता हूं वो सच्चा जनप्रतिनिधि नहीं है, वो लोकतंत्र का रक्षक नहीं है। ये बात जो हमें बैठ करके यहाँ पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बात राजनेता नहीं कर पाते हैं। राजनेता एक दूसरे की सहायता करते हैं, चाहे किसी भी दल के राजनेता हों, सब भाई भाई हैं। जब उनका वेतन बढ़ाने की बात आती है तो हाथ उठा करके उसी दिन पास हो जाता है, वेतन बढ़ जाता है। आपके लिए तो 10 साल में कमीशन आती है, लेकिन उनका वेतन फटाक से बढ़ जाता है। जब रिजर्वेशन 10 साल के लिए और बढ़ाने की बात आती है तो हाथ उठा करके फिर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, रिजर्वेशन भी 10 साल के लिए बढ़ जाता है। लेकिन जब आपके रिजर्वेशन की बात आती है तो कोर्ट में केस चले जाते हैं, आपका रिजर्वेशन नहीं मिलने दिया जाता। कितनी बड़ी विडंबना है। कौन पूरा करेगा इसको? जब तक ये सिविल सोसाइटी, ये पढ़े लिखे लोग, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि राजनेताओं से नहीं, इन पढ़े लिखे लोगों से मुझे बहुत सारी उम्मीद है, अगर ये भी धोखेबाज बन जाएंगे तो इस लोकतंत्र की रक्षा कोई नहीं कर सकता। बुद्धिजीवी वर्ग का काम केवल नौकरी करना और अपना पेट भरना ही नहीं है, उनकी ये जिम्मेदारी है देश की रखवाली भी करना है, लोकतंत्र की रखवाली भी करना है। ये आम आदमी ये लोकतंत्र की रखवाली नहीं कर सकते। आप लोग जब तक उनको जगाएंगे नहीं, तब तक मैं समझता हूं वो लोकतंत्र की रखवाली सही तरीके से नहीं कर सकते। उनके वोट का हमेशा दुरुपयोग होता रहेगा। इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि लोकतंत्र के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए अभी भी कानूनों में परिवर्तन की जरूरत है। कानूनों में परिवर्तन तो बहुत हुए हैं, लेकिन जब कानूनों में परिवर्तन होने की बात आती है, जब इसमें सुधार की बात आती है, तो ये पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठे हुए नेता पहले अपना देखते हैं कि हमारा फायदा कायम है, जनता के हित की बात नहीं करते। आज मैं भी पढ़ रहा था कि जो 77 देश ऐसे हैं, 77 कंट्री हैं, जिसमें आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सरकारी खर्चे पे इलेक्शन किया जाता है, कुछ पार्टियों को दिया जाता है, कुछ मतलब जो है सरकार उनके ऊपर खर्चा करती है। लेकिन मैं समझता हूँ हम लोग उससे पूर्ण तरह से सहमत नहीं हैं। हमारे जो देश का कानून है
वो उस तरह का कानून नहीं बनना चाहिए जिस तरह से दूसरे देशों में स्टेट फंडिंग है, उस तरह की फंडिंग हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि फंडिंग जो है पार्टियों को नहीं दी जाए, पार्टी के हाथ में पैसा नहीं दिया जाए। पैसा जो भी है सरकार खर्च करे, सामूहिक रूप से मंच बनाए जाए, सामूहिक रूप से टीवी पे उनके लिए प्रोग्राम दिया जाए। और ये बात भी जो कुरैशी साहब ने कही थी 2015 में कि जो राजनीतिक मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां, उनके लिए ही पैसा दिया जाए। तो ना राष्ट्रीय पार्टियों को पैसा दिया जाए, ना स्टेट पार्टियों को पैसा दिया जाए। पैसा सरकार के पास में रहना चाहिए, राष्ट्रीय कोष होना चाहिए। लोग कहते हैं हमारा देश गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले, एक मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण मैंने इस पर चिंता जाहिर की और हमने देखा कि फंड कहाँ से आएगा। जब मैंने एमपीओ से बात की हम लोगों ने, तो उन्होंने कहा फंड नहीं है, इसके लिए फंड कहाँ से आएगा। क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए की बात कही थी कुरैशी साहब ने, जो हमारे पूर्व इलेक्शन कमिश्नर है। 12,000 करोड़ की बात क्या करते हो? हमारे पास 130 लाख करोड़ का इंतजाम हो सकता है। कैसे हो सकता है इंतजाम? ये जो आपके पास हमने बैकग्राउंड पेपर दिया उसमें भी बताया। 28 लाख करोड़ रुपया भारत का काला धन विदेशों की बैंकों में जमा है, उसको लाना चाहिए। खाली बातों से बात नहीं चलेगा, वोट लेने की बात नहीं करनी चाहिए, हमें अमल में भी लाना पड़ेगा। जब हम सरकार में आ गए हैं तो उसको अमल में भी ला सकते हैं। जब हम सरकार में नहीं थे तो वोट की बात कर सकते हैं, मंचों में बात कर सकते हैं। जब हम सरकार में हैं तो उस पैसे को लाने का इंतजाम करना चाहिए। दूसरा जो पैसा है 50 लाख करोड़ का, जो इंडिया में ब्लैक मनी चल रही है, उसमें से कितना आया है? विमुद्रीकरण हुआ, 17 लाख करोड़ की मुद्रा चलन में है। उसमें से 15 लाख करोड़ रुपए के जो नोट थे वो 1000 और 500 के नोट थे, उसमें से काफी 90% से ज्यादा पैसा आया। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, 6% पूरी 50 लाख करोड़ की जो इकोनॉमी है ब्लैक मनी भारत में, उसमें से 6% के ऊपर हमने अटैक किया। इससे पूरा काम नहीं होने वाला, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें जो है 130 लाख करोड़ में से 50 लाख करोड़ का अभी और जगह बाकी है, उसके और सारे सोर्सेज हैं, उन सोर्सों के ऊपर भी हमें अटैक करना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो 50 लाख करोड़ का जो धन है वो हमारा मंदिरों में जमा है, दूसरे धार्मिक स्थलों में जमा है। वो सोना भी हमें निकाल करके बैंकों में रखना पड़ेगा, खाली नोट निकाल के रखने से काम नहीं चलेगा। तीसरा, जो आपका 50 लाख करोड़ का ये धन, 50 लाख करोड़ का सोना और 28 लाख करोड़ का आपका जो विदेशों में जो पैसा जमा है, इसके अलावा जो बैंकों के लिए विकास के लिए खर्चा मिलता है, वो पैसा सब राष्ट्रीय कोष में जमा कराया जाए। सरकार करेगी विकास, एमपीओ को कोई विकास करने की जरूरत नहीं है। एमपी तो मॉनिटर करेंगे जाकर के हमारे पैसे से हमारे क्षेत्र में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सरकार विकास करेगी। इस तरीके से हमारे पास में 130 लाख करोड़ का धन इकट्ठा होता है। और हमारा बजट कितना है? एनुअल बजट तो पिछला बजट था 17 लाख करोड़ रुपए का था। 17 लाख करोड़ में पूरा देश चलता है। अब बताइए आपके पास 130 लाख करोड़ है, धन की कहां पर कमी है? धन की कोई कमी नहीं है, हमारी इच्छा की कमी है। अगर हमारी विल पावर मजबूत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जो पैसा जनरेट हो रहा है, जो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, जो चुनाव में जरूरत पड़ती है, उस चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं नेता लोग। वो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज और स्कूल चलाते हैं, वो प्राइवेट चीजों को जो चला रहे हैं, ये कौन लोग चला रहे हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये नेता लोग हैं, उनके ही मतलब सारा खजाना उनके पास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका खजाना है। अगर इसकी जरूरत नहीं पड़े इलेक्शन की, तो मैं समझता हूं इलेक्शन एक फायदे का सौदा नहीं रहेगा, सेवा का सौदा हो जाएगा। सेवा करने के लिए कंपटीशन कम होता है और माल लूटने के लिए कंपटीशन ज्यादा होता है। इसलिए भ्रष्टाचार की अगर जननी है तो इस देश का इलेक्शन सिस्टम ये जननी है। हमें इस इलेक्शन सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा।
खाली बैठ करके अन्ना हजारे की तरह जंतर मंतर पे एक दिन काम नहीं चलना पड़ेगा, हमें जन जन तक ये आवाज पहुंचानी पड़ेगी। इसलिए ये आपका कारवा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ये राष्ट्रीय समग्र विकास संघ सिर्फ 3 साल का शिशु है। अभी तीसरा आपका ये फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। 3 साल में इतना बड़ा हुआ है कि आपका पार्लियामेंट में चर्चा चलने लगी है। प्रधानमंत्री का एक स्टेट फंडेड एक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं चली है। ये नक्कार खाने में तूती की आवाज नहीं है, ये नक्कार खाने में नगाड़े की आवाज है और ये होता रहेगा, ये मैं आपको गारंटी दूंगा। अगर तमन्ना सच्ची है तो रास्ते अनेक मिल जाते हैं, और तमन्ना सच्ची नहीं है तो बहाने एक से एक अच्छे मिल जाते हैं। हमें बहानेबाज नहीं बनना है। हमें अपना समय जो भी मिलता है हमारी पढ़ाई लिखाई नौकरी से, वो सारा समय हमें इस देश के लोकतंत्र को दुरुस्त करने के लिए लगाना है। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना साकार होगा। हमें एक व्यक्ति की एक कीमत करनी होगी, सामाजिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, सभी क्षेत्रों में हमें ये कीमतें करनी पड़नी रही। हमें खाली राजनीतिक क्षेत्र में समानता से संतुष्टि नहीं है। इसलिए अगर हम असंतुष्ट रहेंगे तो संघर्ष करेंगे, अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो संघर्ष नहीं करेंगे। सुकरात ने कहा था कि एक संतुष्ट सूअर से अच्छा एक असंतुष्ट मनुष्य है। मनुष्य अगर असंतुष्ट होता है तो संघर्ष करता है, और अगर सूअर संतुष्ट हो जाता है विष्ठा से तो संघर्ष नहीं करता है, वो मस्ती में आ जाता है। इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और जब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक ये सच्चे लोकतंत्र का सपना हमारा साकार नहीं हो जाता है। मैं एक बार फिर अपने केवी बालाकृष्ण साहब का हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि हमने जो पहला फाउंडेशन डे सेवा स्तंभ के अंदर मनाया